दोस्तों इसमें बोल रहा है कि फील्ड की उत्तेजना बढ़ाने का मतलब, इसको इंग्लिश में आपको मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फील्ड एक्साइटेशन, ठीक है, फील्ड एक्साइटेशन। और जो विचलन जो यहाँ पे लिखा है इसको बोलेंगे डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। और ये है अधिक वोल्टता से संरक्षण, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मृत शॉर्ट सर्किट का मतलब है डेड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और इसका मतलब है अल्टरनेट ओवरलोडेड होगा, ओवरलोडेड होगा। तो देखो ये सब इससे फील्ड की उत्तेजना का मतलब ये है कि देखो डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका मैग्नेटाइजेशन है वो क्या है, कम हो रहा है, ठीक है। तो फील्ड की उत्तेजना, अगर आप फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाओगे यानी कि मैग्नेटाइजेशन का क्रम बढ़ाओगे, तो डीमैग्नेटाइजेशन आपका क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जो डीमैग्नेटाइजेशन है उसको रोकता है। बाकी फील्ड की धारा बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं। इसके स्टेबिलिटी मतलब जनरेटर की स्थिरता पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जनरेटर के जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है कि विचलन को रोकता है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन जो कम हो रहा है उसको कम नहीं होने देता है। तो दोस्तों आज की क्विज में इतना ही, सारे क्वेश्चन सॉल्व हमने कर दिए हैं। अगर आपको ये डेली क्विज से फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट धीमे धीमे क्लियर हो रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 1 मंथ करके देखिए। अगर आपके नॉलेज में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, सुझाव नहीं होता है, तो आप मुझे बताइए। क्योंकि मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिससे आप सिलेक्शन करके ला रहा हूँ, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छे हो जाए। तो ये आप मेरी, अगर आप ये वेबसाइट नहीं गए हैं तो मेरी ITI.com में जाके देखिए एक बार, आपके बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी, उस टेलीग्राम की चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आपके जो भी कन्फ्यूजन, इलेक्ट्रीशियन की मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी आप डाउट लेके आइए, कोई भी डाउट लेके आइए, गारंटी के साथ हम उसको सॉल्व करके देंगे, क्योंकि टीम ही हमारी ऐसी है। तो तब तक के लिए गुड नाइट। अब मिलेंगे दूसरी क्विज में। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी ITI कम्युनिटी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 जुलाई के जो डेली प्रैक्टिस प्रश्न है। ये क्विज को अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को पॉज करके अभी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से चेक नहीं करेंगे आपको कितना आता है तो पता कैसे चलेगा। इसमें हम बेसिकली DC बैटरी, DC जनरेटर और DC मोटर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि इस क्विज को कैसे खोलना है तो आपको मेरी ITI.com पे जाना है, और सबसे नीचे यहाँ पे आपको डेट वाइज मिल जाएगा कौन से डेट की आपको क्विज करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप UPPCL TG2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इधर पे जाके क्लिक करके मेरी ITI इधर पे टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इस टेस्ट को आप दीजिए। ये भी अपनी अपनी प्रिपरेशन को वहाँ की टेस्ट बना चुका है, टेस्ट 2 आने वाला है कल। तो ये था इतना। और अगर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं हम सीधे अपने डिस्कशन के ऊपर। तो पहला प्रश्न है कि भार बढ़ने पर सेल के सिरों में क्या वोल्टेज होगा। देखो कॉमन सेंस अगर लगाओ, वोल्टेज हमको पता होता है कि जब लोड बढ़ता है, तो जब हमारा लोड बढ़ता है तो हमारा जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्या दोस्तों इसका आंसर सही है, घटेगा। लेकिन क्या मैं आपको एक बार फिर यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लोड कम क्यों होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भार बढ़ने पर लोड कम क्यों होता है। देखो भार बढ़ने का मतलब क्या होता है, अगर लोड बढ़ने का मतलब क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर ताल्लुकात रखते हैं थोड़ा बहुत, अगर आपका इससे वास्ता है, तो क्या मतलब होता है लोड बढ़ने का। लोड बढ़ने का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों करंट का बढ़ना। करंट का मतलब यानी कि धारा का बढ़ना। जैसे हम बोलते हैं कि ओवरलोड हो गया, अगर हम बोलते हैं ओवरलोड हो गया, ओवरलोड होने का मतलब क्या होता है कि सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है। आप लोग मत ये सोचिए कि ओवरलोड हो गया तो वोल्टेज ज़्यादा हो गया, ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं, तो इस बात को समझ लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बैटरी जो अपन की जो बैटरी होती है, ये तो एक्चुअली आइडियल बैटरी है। लेकिन जो प्रैक्टिकल बैटरी होती है वो जनरली क्या होती है, वो इस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध। इसमें एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, मतलब इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। ये एक बैटरी का, एक प्रैक्टिकल बैटरी का मतलब एक असली बैटरी का सिंबल है। तो इसमें क्या होता है कि जब
ये है जब करंट जब आपका बढ़ता है तो आंतरिक प्रतिरोध में वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके वजह से आपका वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो अंदर का वोल्टेज है V वो तो सेम रहता है, लेकिन जो टर्मिनल वोल्टेज है मतलब जो अंतिम वोल्टेज है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा इस पॉइंट पे जो आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ये ए और बी है, ये वोल्टेज यहाँ पे कम होता जाएगा। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अगर नहीं पता तो एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक डाल देता हूँ, चैनल में जाके देख लीजिए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कि कैसे यहाँ पे वोल्टेज कम हो रहा है। किरचॉफ का केवीएल का लॉ लगेगा सीधा सीधा। ठीक है, अब आओ अगले क्वेश्चन में। AMZIT सूत्र किसे इंगित करता है? देखो ये दोस्त ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं आज के वीडियो में इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है पूरा समझ लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आज के बाद कोई क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे नहीं। ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है? देखो पहले आप ये समझो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि ये क्या होता है कि जो हमारी मेटल्स होती है ना, मेटल्स जैसे आपने देखा होगा कि कोई मेटल होती है वो अंदर से, जैसे मान लो ये रॉड है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे तो इस पर सिल्वर चढ़ा है, लेकिन ये जो मेटल है अंदर से किसकी है, अंदर से ये रॉड है आयरन की। तो ये जो सिल्वर चढ़ाया गया है ये चढ़ाने के लिए की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग बोलते हैं ना कि प्लेटिंग करवा दी मैंने इसके ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि ये एनी मेटल, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो इसमें जो कोई भी मेटल है उसके ऊपर, मेटल का मतलब क्या होता है, कोई भी धातु है, हिंदी में बोलते हैं अपन धातु, और धातु के ऊपर हमें किसी दूसरी मेटल की परत चढ़ानी है। जो परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है दूसरे धातु की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते कैसे हैं आप एक बार इसको देख लो। इस वीडियो में क्या, इसमें क्या है कि इसमें जो प्रिंसिपल जो यूज होता है वो प्रिंसिपल यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस में का प्रिंसिपल का इसमें यूज होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें देखो क्या चीज़ है, ये आपको डायग्राम में दिखा दिया है। जैसे मान लो ये है मेटल, वो वाली धातु जिसके ऊपर हमें परत चढ़ानी है। ये मान लो दी गई धातु है, ठीक है, कोई एक दी गई धातु है, दी गई धातु है। तो इसमें जो दी गई धातु है उसको हम यूज करते हैं कैथोड की तरह। कैथोड आपको पता है, कैथोड में इसको यूज करते हैं कैथोड की तरह। ठीक है, बाकी एक तो चीज़ हमें इसमें एक ज़रूरत है, दूसरी एक ज़रूरत है हमें सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इसमें आपको पानी भरा हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन जरूरत है, जैसे मान लो इसमें फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें कॉपर की अगर प्लेटिंग चढ़ानी है, कॉपर की अगर प्लेटिंग चढ़ानी है तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस मटेरियल की चढ़ानी है, किस धातु की चढ़ानी है, वो वाली धातु हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और उसी धातु का हम लगाएंगे एनोड, उसी धातु का हम लगाएंगे एनोड जिसकी हमें चढ़ानी है, जिसकी हमें परत चढ़ानी है। ठीक है, जिसकी हमें परत चढ़ानी है। तो इससे होता क्या है, होता क्या है कि देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अब जैसे ये यहाँ पे आपने CuSO4 का अगर डाला है तो CuSO4 में Cu+2 अलग हो गया, Co-2 अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल से ये बैटरी से कनेक्टेड है और ये आपका है पॉजिटिव, ये आपका है पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये सारे जाके यहाँ पे आपका चिपक जाएगा, सारा यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, धातु ये चढ़ती जा रही है। लेकिन अब आप कहोगे कि पूरा जो Cu2+ है वो पूरा यहाँ पे चला गया, तो इसमें आ कहाँ से रहा है? तो यहाँ पे देखो कॉपर की हमने दूसरी रॉड यहाँ पे डाल के रखी है। ये क्या करता है कि रिप्लेनिश का काम करता है, यानी कि पूरक का काम करता है। कि यहाँ पे देखो जो कॉपर यहाँ पे जा रही है वो कॉपर वो यहाँ से निकाल के इसमें डालता जाता है। तो आप देखो कि ये जो यहाँ से जो इसकी जो पट्टी है ये देखो पतली हो गई है, ये यहाँ पे थिन होती जा रही है और ये यहाँ पे थिक होती जा रही है, मोटी होती जा रही है। इसके वजह से ये यहाँ पे पूरा चढ़ता जा रहा है। तो एक तरीके से बैटरी में करंट फ्लो होता जाएगा और यहाँ से पूरा जाता जाएगा। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो मुझे लगता है दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मैं एक हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं।
देखो, अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो इसके लिए पहले आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के सवालों को समझने के लिए आपको समझने पड़ेंगे फैराडे के लॉस को। इसको भी अपन कवर कर देते हैं, जिससे क्या आपका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टॉपिक है पूरा कवर हो जाए। आपके किसी भी एग्जाम में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन आए तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो देखो, फैराडे का जो लॉ है कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब बहुत आसान है। इनके दो लॉ हैं। पहला लॉ ये है कि जैसे आपको याद है कि जैसे इसमें दो रॉड थी, ठीक है, यहाँ से जा रहा था, तो इसका बोले मास मतलब भार, कितना भार मतलब कितनी मास, कितनी क्वांटिटी, कितना द्रव्यमान। हिंदी में मास को एक्चुअली द्रव्यमान बोलते हैं, भार बोलते हैं वेट को, ठीक है। तो कितना वेट जो है इसमें जा रहा है, तो इन्होंने लिखा है कि मास जो जाता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन्होंने ये कहा कि अगर इसमें जैसे मान लो इसमें जितना भी मास जाएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब आप एक दूसरी बात ये लगा सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हम इसको 1 घंटा चला रहे हैं, 1 घंटे मान लो 1 किलो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। 2 घंटे चलाएंगे तो कितना होगा, 1 घंटे चलाने पे मान लो 1 किलो हो रहा है। तो अगर 2 घंटे चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलो, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, लगातार प्रोसेस है। तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट और टाइम, ठीक है। करंट मतलब धारा, करंट और टाइम दोनों के प्रोपोर्शनल है। तो अब आपको मैंने बताया था प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। समानुपाती विक्रमानुपाती मैं बता चुका हूँ एक बार। अगर आप लेक्चर्स को अगर लाइन से, सारे लेक्चर्स को एक बार लाइन से देख रहे हैं तो आपके पूरे जो इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपका क्लियर ना हो, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो समानुपाती में आपको बता चुका हूँ। अब एम का जो आएगा वो इक्वल टू आता है ZIT। ZIT यहाँ पे जो जेड है ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं ECE। दूसरा लॉ भी इसी तरीके का है। इसमें इन्होंने ये कहा कि जैसे मान लो एक मेटल, एक कटोरी है, मान लो इसमें मान लो A और B दो रॉड डली हैं, इसमें C और D दो रॉड डली हैं। तो इसमें ये लिखा है कि जो मास होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोफिशिएंट क्या है। इसी बात को एक दूसरी तरीका से घुमा के ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि मतलब ये कितना मास ट्रांसफ़र होगा, ये इस मेटल के, ये जो मेटल है और ये जो धातु है इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा ये, कि ये कैसा है। तो ये इन्होंने ये कहा, ये इनका था पहला नियम और ये इनका था दूसरा नियम। तो जो मास का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ZIT। दोस्तों इसको याद कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब हम करते हैं इस सवाल को सॉल्व। इसमें क्या है कि फार्मूला हमें पता है, मास इक्वल टू क्या है, ZIT, फैराडे का इसमें नियम लग रहा है। तो इसमें क्या मास देखो हमें कितना दिया है, 111.83 मिलीग्राम, ठीक है। उसके अलावा टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 मिनट 20 सेकंड। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं 60 में गुणा, तो ये हो गया सेकंड में, और प्लस 20 यहाँ पे पहले से है, तो ये हो गया टोटल 200 सेकंड, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें DC करंट I की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर। सीधा सा फॉर्मूला ये पूछ रहा है कि Z की वैल्यू आपको निकालनी है। ECE क्या होता है, Z होता है। तो अब यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आएगी, मास अपॉन IT। मास कितना है, 111.83। I की वैल्यू यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 200, यहाँ पे रख के आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा। तो ये है पूरी इलेक्ट्रोप्लॉटिंग की प्रोसेस। अब सीधा सा सवाल इसमें ये आया था, 2 सवाल हैं कि इसमें Z किसको इंडिकेट करता है, तो सीधा सा जवाब है विद्युत अपघट्य ECE का, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। दोस्तों अब ये एक एप्लीकेशन का सवाल है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का यूज कर सकते हैं। DC जनरेटर का यूज हम इसमें किस प्रकार के, तो इसमें हम शंट जनरेटर का यूज करते हैं। शंट जनरेटर में आपको बता दूं कैसा दिखता है। शंट जनरेटर में क्या होता है कि जो आपकी जो फील्ड कॉइल होती है वो क्या होती है, शंट में कनेक्टेड होती है। इस तरीके से आपकी फील्ड कॉइल जो है वो शंट में कनेक्टेड होती है। और ये इसलिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज की तरह एक हमें प्रोवाइड करता है और एक अच्छे रेगुलेटर की तरह काम करता है, इसीलिए हम इसमें जनरली शंट जनरेटर का यूज करते हैं।
तो मुझे लगता है दोस्तों आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वही है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि फैराडे के दूसरे लॉ में क्या बताया था कि कितना मास ट्रांसफर हो रहा है किस बात पर डिपेंड करता है, उसके जेड पर। जेड क्या होता है, ECE। तो इसमें तांबे का होता है 0.29 मिलीग्राम पर कूलाम। तो दोस्तों ये तांबे का पूछा है, इसलिए मैं आपको एक सारणी प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें आप कुछ याद कर लीजिए, कुछ थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए कि किस में कितना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। तो देखो, मैं ज़्यादा सब याद मत करो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप किन किन का याद कर लीजिए। देखो, एक तो दोस्तों एल्यूमिनियम का देख लीजिए, ठीक है, एक कॉपर का देख लीजिए, सिल्वर का देख लीजिए, ये तीन का देख लीजिए। ये तीन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें तारों में इनको ज़्यादा यूज किया जाता है। सब तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिल्वर का है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे मरकरी और गोल्ड, मरकरी गोल्ड का तो दो दो के ऊपर है। मतलब अगर हम इसको यूज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मास ट्रांसफ़र होगा, वो भी कम समय में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए कि इसमें कॉपर का 3.2 है, और मिलीग्राम पर कूलाम, देखो ये यूनिट का भी नाम लिखा है यहाँ पे। और तो अब मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछिए। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है, बहुत ही आसान है। किस लिए डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है कि यहाँ पे जो फील्ड कॉइल लगाते हैं ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, ठीक है। तो सीधा सवाल है। अब आओ अगले सवाल पर। डीसी जनरेटर मशीन के लिए पोल कोर बनाने किस धातु का उपयोग करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं ढलमा लोहे का। ये तो याद करने का पॉइंट है, किस टाइप का यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील के पे तो अपन प्लेट्स जो होती हैं जिस पे खाना खाते हैं वो वाली यूज नहीं करते, इसमें हम यूज करते हैं ढलमा लोहे का, ठीक है। अब आओ पोल कोर में स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। ये पूछ रहा है कि वाई स्टैम्पिंग्स, इंग्लिश वालों को बता दूं, वाई स्टैम्पिंग्स आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। तो दोस्तों इसका आंसर है भंवर धारा की हानि को कम करने के लिए। आंसर है एडी करंट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एडी करंट का मास्टर बना देता हूँ। एडी करंट में आज के बाद कोई भी सवाल आपसे पूछे तो आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो अपन डिस्कस करते हैं अब एडी करंट। तो एडी करंट होता क्या है, देखो दोस्तों, इसको हिंदी में अभी हमने देखा था, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भंवर धारा। भंवर मतलब पानी में आपने देखा है कभी कभी तालाब में, अगर आपने गांव में नहाया होगा तो एक छोटी सा मतलब एक पानी अंदर ही अंदर अंदर घूमता रहता है, जिसको अपन बोलते हैं भंवर में फंस गए, इस दुनिया के मोह माया के भंवर में फंस गए। तो उसी से ये नाम ड्राव हुआ है एडी करंट। तो एडी करंट बेसिकली दोस्तों जो फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन है उसका सीधा सीधा एक्सटेंशन है, उसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है। फैराडे का जो लॉ ऑफ इंडक्शन है तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन नहीं पता तो आप तो क्या करो, सबसे पहले तो अपने घर में जो चूल्हा होगा ना, चूल्हा, उसमें जाके डूब के मर जाओ, या चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, अगर आपको फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन नहीं मालूम तो। मैं अगर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिनको नहीं पता, हाँ जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं माफ़ मांगता हूँ, उनके पैर छूता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, भैया सीख लो, ठीक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में क्या है, जो फैराडे हमारे जो फैराडे अंकल थे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि किसी भी कॉइल में या किसी भी मेटल में जब आप बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बेरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप लगाओगे तो उससे होगा क्या, उससे एक चीज़ का जन्म होगा, एक बच्चे का जन्म होगा, जिसको बोलते हैं जिस इंड्यूस्ड करंट का जन्म होगा। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरक, मतलब जो एक्चुअल में वहाँ पे था नहीं, लेकिन जब एक कॉइल और बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गए, दोनों एक दूसरे से आपस में इनका अगर मिलाप हो जाता है तो एक इंड्यूस्ड करंट मतलब प्रेरण करंट, हिंदी में बोलते हैं प्रेरण धारा का उत्पन्न होता है। कॉइल को हिंदी में बोलते हैं कुंडली, ठीक है। तो और बेरिंग का मतलब क्या है, बेरिंग का मतलब ये होता है कि बेरिंग का मतलब क्या होता है,
बदलने वाली बदलने वाली। आपको दोस्तों पता है बिजली का जन्म कैसे हुआ था? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की बात हो रही है, तो बिजली की खोज कैसे हुई थी मैं आपको एक बार बताता हूँ। जो हमारे फैराडे चाचा थे, एक बार क्या थे, एक बार ये कुर्सी पे बैठे हुए थे और ये क्या थे, एक मतलब तार था इनको, इनको ये तो जरूर पता था कि ये जो मैग्नेट है और जो मेरा करंट है, ये मेरा मैग्नेट है और जो मेरी चुंबक है और ये मेरा जो कॉइल है, जब ये इन मुझे ये तो पता चल गया कि इन दोनों से ही बिजली बनेगी, लेकिन इनको बिजली बनाना नहीं आ रही थी। तो ये क्या था, एक तार पड़ा था और उसके पास एक मैग्नेट था। इसको क्या है, बार बार इसके पास ले जा रहे थे, बार बार दूर ले जा रहे थे, बार बार पास ले जा रहे थे, बार बार दूर ले जा रहे थे, धीमे धीमे ले जा रहे थे, बहुत धीमे से उसको सरका के ले जा रहे थे, नहीं ले जाते। इनको क्या आया, एकदम आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। इनको एक दिन आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। इन्होंने कहा भाड़ में जाए, तेल लेने जाए, बिजली की खोज। उन्होंने मैग्नेट को उठा के पकड़ के फेंक दिया, और जैसे ही इन्होंने मैग्नेट को उठा के पकड़ के फेंक दिया तो ये जो तार था, जो मैग्नेट जो है वो यहाँ से सरकती हुई गई, और इनका जो इन्होंने अमीटर कनेक्ट करके रखा था उसमें उसकी आ गई रीडिंग। तो ये क्या है, उन्होंने कहा अरे वाह, फेंकने से, फिर इन्होंने दोबारा फेंका, फिर इसके बाद तिबारा फेंका, तो इनको पता लगा कि मैग्नेट को क्या है, धीमे से अगर आप किसी तार के पास ले जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं होगी, इसमें आपको चाहिए बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करना चाहिए, मतलब परिवर्तित होना चाहिए, हिंदी में परिवर्तित होना चाहिए। तो जब मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित होता है तो इंड्यूस्ड करंट का उपयोग होता है, और इसका फॉर्मूला इन्होंने फिर बाद में बनाया, E = -N d∅/dt। ये मैथमेटिकल का टर्म है, आपको नहीं पता अगर डिफरेंशिएशन का टर्म तो भूल जाओ, इसको जरूरत नहीं है, लेकिन ये है बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका एडी करंट से क्या वास्ता है, इसको अपन समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों ये जैसे एक प्लेट बनी है, जैसे यहाँ पे एक प्लेट बनी है, और यहाँ पे एक मान लो मैग्नेटिक फील्ड है जो बेरिंग नेचर का। बेरिंग नेचर का मतलब है कि इसका मान लो अभी फील्ड 5 है, फिर अगले सेकंड पे 4 हो जाएगा, फिर अगले सेकंड पे 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जब ये बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब किसी मेटल में लगाते हैं तो होता क्या है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। इंड्यूस्ड करंट मतलब प्रेरक धारा उत्पन्न होता है, और जो प्रेरक धारा का जो उत्पन्न होता है वो एक तरीके से इसके अंदर लूप करंट, मतलब एक तरीके से ऐसे ऐसे करंट इसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। लूप करंट, इंड्यूस्ड लूप करंट मतलब इसके अंदर जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लूप करंट इसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। ये लूप करंट को ही बोलते हैं हम एडी करंट। एडी करंट, इन लूप करंट को ही बोलते हैं एडी करंट। तो अब ये लूप करंट जो होता है ये बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ भी हो जाते हैं। तो लूप करंट से जो उत्पन्न हो गए, इसके वजह से क्या होता है, एक नुकसान होता है। इसके एडी करंट के देखो दो फायदे, डिसएडवांटेज हैं। आपको क्या पता, आपने सुना होगा कि एडी करंट से हानि होती है, ताम्र हानि होती है, और ये दिक्कत होती है, डिसएडवांटेज है। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। इस पूरे लेसन को पूरा सुनिए, तब मैं बताऊंगा आपको एडी करंट के एडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो अपन डिस्कस कर लेते हैं डिसएडवांटेज को। डिसएडवांटेज का देखो क्या है, लूप करंट फ्लो हो गया, अब यहाँ पे क्या है, इसका कोई रेजिस्टेंस होगा। तो हमें कॉपर लॉस का फॉर्मूला पता है। कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I²R, और I²R होने की वजह से क्या होता है, लूप करंट यहाँ पे आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, हीट लॉस हो जाएगा। हीट लॉस भैया, हीट लॉस। इसीलिए जब हीट लॉस हो रहा है तो इसकी वजह से आपने देखा होगा, कोई भी अगर अपन इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफॉर्मर की जो कोर रहेगी ना, वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होने से क्या होगा, अब ये हीट लॉस हो जाएगा, तो इससे क्या है, एनर्जी लॉस हो जा रहा है पूरा। ठीक है, तो अब इस एनर्जी लॉस को कम कैसे करते हैं, इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि एडी करंट का फॉर्मूला क्या है। तो एडी करंट का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है KE⁵ T² ऑफ S²। यहाँ पे ये है आपका लॉस, मतलब हानि, कितनी ऊर्जा की जो हानि हो रही है वो आपका है ये। और ये है आपका कॉफिशिएंट, एडी करंट कॉफिशिएंट मतलब एक गुणांक है, जो एक मतलब फिक्स क्वांटिटी है। और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब आपकी आवृत्ति, सप्लाई की मतलब सप्लाई फोर्स की आवृत्ति। टी है ये मोटाई, मोटाई का मतलब है थिकनेस, मतलब जो किसी मटेरियल को जो लगाया है उसकी थिकनेस। और बी का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब आप इससे ये समझो कि
अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका एडी करंट लॉस है वो बढ़ेगा। अगर मोटाई बढ़ाओगे तो भी आपका एडी करंट लॉस बढ़ेगा। और किस स्क्वायर से बढ़ेगा, इसके स्क्वायर, वर्ग के समानुपाती। और चुंबकीय फील्ड बढ़ाओगे तो भी इसका आपका एडी कौन, ये सब किसके किसके समानुपाती बढ़ेंगे, वर्ग के समानुपाती, मतलब स्क्वायर प्रोपोर्शनल, वर्ग के समानुपाती रूप से बढ़ेगा, यानी कि स्क्वायर प्रोपोर्शनल के फॉर्म में बढ़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हम स्टाम्पिंग का यूज क्यों करते हैं। स्टाम्पिंग का हम यूज किस लिए करते हैं, स्टाम्पिंग का हम स्टाम्पिंग में लेमिनेशन का यूज क्यों करते हैं। लेमिनेशन होता क्या है, देखो जैसे मान लो आपने अगर ट्रांसफार्मर की अगर आपने कोर देखी होगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की कोर बना के दिखाता हूँ। तो ये जो ट्रांसफार्मर की कोर, ये मतलब सॉलिड नहीं होती दोस्तों, ये सॉलिड नहीं होती, मतलब एक कंप्लीटली सॉलिड नहीं होती। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि मतलब विंडो पतली पतली वो लेते हैं, पतली पतली लेते हैं, और इनको क्या है एक के पीछे एक रखते जाते हैं, और इनको जोड़ के, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो एक रोटी पतली सी होती है, फिर उसके ऊपर जब 10 रोटी रख दें तो बिल्कुल एकदम सॉलिड, मतलब बड़ा सा बन जाता है। तो वो उसी तरीके से रख के इसमें है ना लेमिनेशन के फॉर्म में रखते हैं। लेमिनेशन का मतलब होता है परत के फॉर्म में रखते हैं, यहाँ पे परत के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो परत के फॉर्म में रखते क्यों हैं, देखो इसका इसका सीधा सीधा सवाल है। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि इसका प्रोपोर्शनल किसके है, टी स्क्वायर, किसके प्रोपोर्शनल है, मोटाई के स्क्वायर के बराबर। तो अगर आप ये मान लो कि जैसे मान लो एक एक मान लो कोर है वो इतनी मोटी है और एक कोर इतनी मोटी है, मान लो इसकी सेंटीमीटर 2 2 mm है और इसकी मान लो 4 mm है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो लॉस होगा वो प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर होगा, और इसमें जो लॉस होगा वो प्रोपोर्शनल टू 4 स्क्वायर होगा, यानी कि इसमें लॉस ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, अब देखो हम तुम्हारी कैसी खटिया खड़ी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पतली पतली लेमिनेशन लगाते हैं, पतली पतली लेमिनेशन। और इनके बीच में क्या करते हैं, इनके बीच में जो है हम कर देते हैं इंसुलेशन की कोटिंग। यहाँ पे दो पतली पतली लेमिनेशन होती है, यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ इसमें कर देते हैं इंसुलेशन की कोटिंग, इंसुलेशन की कोटिंग कर देते हैं, मतलब आपका जो मटेरियल होता है इंसुलेशन कोटिंग कर देते हैं, और ये आपकी हो गई लेमिनेशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हम जो बनाते हैं जनरली, जो डीसी मोटर्स और जो डीसी जनरेटर में बनाते हैं, आप याद कर लो दोस्तों, 0.1 mm टू 0.5 mm, आप अंदाज़ा लगा लो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, और 10 mm का भी आधा, इतना छोटी mm जो होती है वो आपके लेमिनेशन यानी कि जो परतें होती हैं उनकी साइज होती है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी जो थिकनेस है, जो टी है यानी कि जो मोटाई है, वो हो गई आपकी कम, और उसके वजह से क्या हो गया, आपकी जो एनर्जी लॉस हो गया वो भी हो गया आपका कम। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किस तरीके से आपका लॉस ख़त्म हो रहा है। तो देखो ये सवाल था कि पटलित क्यों करते हैं, भंवर धारा को कम करने के लिए। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि ये एडी करंट के लॉस हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहता हूँ कि एडी करंट को कंट्रोल कैसे करते हैं। एक तो तरीका हो गया आपका इस तरीके से मोटाई को कम करके, ठीक है। दूसरा तरीका दोस्तों होता है कि जो मटेरियल जो आप लगा रहे हैं, जो कोर का जो मटेरियल है, जो आपका मटेरियल है, दो बार लिखना पड़ता है मुझे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। दोस्तों थोड़ी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। जो मेटल का जो मटेरियल होता है, इसकी अगर हम रजिस्टिविटी अगर ज़्यादा ले लें तो आपको पता है B=IR, और I= हमें पता है B/R। अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपका करंट भी कम हो जाएगा। तो अगर हम जो कोर की रजिस्टिविटी ज़्यादा ले लें, मटेरियल की रजिस्टिविटी ज़्यादा ले दें, तो जो आपका जो लूप करंट की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम। और जब कम हो जाएगी तो आपका लॉस हो जाएगा कम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्पेशल मटेरियल्स का यूज करते हैं। स्पेशल मटेरियल्स जिनका नाम होता है परमालॉय और मूव मेटल। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख के रखा हूँ कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं एडी करंट को कम करने के लिए। एक तो करते हैं परमालॉय, इसको दोस्तों याद कर लो, परमालॉय आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा होता है म्यू मेटल। म्यू मेटल क्या होता है, ये खिचड़ी होती है। खिचड़ी में हमें पता है क्या होता है, दाल भी होती है, 3-4 टाइप की दाल होती है, चावल होती है, सब चीज़ें उसमें डाल दो। तो इसमें निकिल, कॉपर, क्रोमियम
और आयरन, NiCuCrFe ये डालते हैं और इसमें डालते हैं। इन मटेरियल की क्वालिटी पता क्या होती है? इन मटेरियल की क्वालिटी ये होती है कि इनकी परमिएबिलिटी इनकी बहुत हाई होती है और इनकी जो रजिस्टिविटी भी होती है साथ में वो भी बहुत हाई होती है। परमिएबिलिटी हाई होने का मतलब ये है कि इनको चुंबकत्व प्रोवाइड कराना बहुत आसान है, बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटाइज हो जाएंगे। और रेजिस्टिविटी हाई होने से क्या होगा कि इनका एडी करंट का लॉस होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एडी करंट को कम करने के लिए कौन सी मेटल का यूज करते हैं, तो परमालॉय और म्यू मेटल। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आया था एक, मैं यहाँ पे आपके सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ 10-15, एक टॉपिक से 10-15 सवाल। तो ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन से क्या होगा। मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ, एक बार इस वीडियो डिस्कशन को जो मैं डाल रहा हूँ उसको जरूर देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट परत बाई परत, एक बाई लेमिनेशन जैसे इसमें लगे हैं सारे कवर होके एक सॉलिड लेयर बन जाए आपके कॉन्सेप्ट की। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एडवांटेज और बता देता हूँ एडी करंट के। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए एडी करंट का, मैं चाहता नहीं हूँ कि कुछ भी छूटे। आप लोगों को लगता है एडी करंट तो विलन है, हमारी पूरे कोर को गर्म कर दे रहा है, पूरी एनर्जी लॉस करा दे रहा है, ये तो बड़ा नुकसान है, ये तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एडी करंट का हम आदमी लोग बड़े हरामी होते हैं। आदमी लोग क्या करते हैं, जो दुश्मन होता है उससे भी काम निकलवा लेते हैं। इंसान की जात ही ऐसी है। तो एडी करंट भैया हमें नुकसान दे रहा था, हम लोगों ने क्या किया, इसका यूज कर लिया 4-5 जगह। सबसे पहले तो ये क्या करता था, हीटिंग करता था ना, तो लोगों ने कहा हम क्या करेंगे, अब इसका काम इंडक्शन हीटिंग में ही यूज करेंगे। वो कहेंगे कि तुम एक काम करो, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है, तुम इंडक्शन करंट की हीटिंग से ही अब हम काम करेंगे। तो आपने जो देखा होगा ना इंडक्शन कुकर में भी जो इंडक्शन हीटर जो आपने देखा हो मार्केट में आते हैं, उनमें भी एडी करंट का ही प्रिंसिपल का यूज होता है। उनमें क्या होता है कि वो प्लेट को गर्म करते हैं और प्लेट के ऊपर क्या होता है अपना बर्तन, तो वो बर्तन गर्म हो जाता है। तो देखो इसका आदमियों ने कहा तुम गर्म करते हो, चलो तुम अब गर्म ही करो, ज़्यादा मज़ा आता है ना तुमको गर्म करने में, तो गर्म करो। पहला तो ये हो गया। दूसरा आपको लोगों को पता है कि इससे हम फोर्सेस भी जनरेट कर सकते हैं, फोर्सेस जो बल भी जनरेट कर सकते हैं एडी करंट का। जैसे मान लो हमने एक मैग्नेट यहाँ पे लगाई, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेट है, इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें एक करंट फ्लो होगा। इस करंट के फ्लो होने से एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेगा तो एक बल बनेगा। इस बल को हम बोलते हैं एडी करंट का जो बल होता है। अब इस बल का हम यूज कहाँ पे करते हैं, इस बल का यूज हम यूज करते हैं एडी करंट ब्रेकिंग में। इनका ट्रेन में जो जापान में जो मेट्रो ट्रेन चलती है ना, जो हाई स्पीड ट्रेन चलती है, उनमें एडी करंट ब्रेकिंग का यूज करते हैं। तो और इसका यूज करते हैं हम एडी करंट डैम्पिंग में। आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं किसी भी मीटर में, तो एडी करंट डैम्पिंग में भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जो एनर्जी मीटर होता है ना, एक वीडियो में मैंने पढ़ाया है, एनर्जी मीटर में भी जो एल्यूमिनियम की कॉइल जो घूमती है वो इसी एडी करंट की वजह से ही घूमती है दोस्तों। तो एडी करंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसएडवांटेज है, इसके कई एडवांटेज है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये दुधारी तलवार है, इसको आप अपने ऊपर चला रहे हैं, अपने ट्रांसफार्मर की कॉइल को गर्म कर रहे हैं या दूसरा काम को कर रहे हैं। तो ये हो गया एडी करंट के बारे में। इसके बारे में आपको एडी करंट में कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए, मैं आपके वो भी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डीसी कंपाउंड मोटर में अलग अलग नोड से नियत गति पर संचालित किया जाता है। इसका आंसर संचयी लंबे शंट। इसमें दोस्तों याद कर लो, जितने भी डीसी जनरेटर हैं, चाहे वो आपका सीरीज हो, चाहे वो आपका शंट हो, चाहे वो आपका कुमुलेटिव हो, चाहे वो आपका डिफरेंशियल हो, आपको सारे के एप्लीकेशन पता होने चाहिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो मैं आपको वो सारे एप्लीकेशन एक वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूंगा, जिससे आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे एक ही बार में, ठीक है। बार्निंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों करते हैं? गर्म इसलिए करते हैं कि उसके अंदर जो नमी है बार्निश के अंदर जो को त्वरित गति से सुखाने के लिए, तो उसकी जो नमी है उसको हम निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दशा कैसे बदली जाती है? तो इसका आंसर है आर्मेचर करंट की धारा को दिशा बदलकर। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मोटर की दिशा कैसे बदली जाती है, चाहे वो डीसी शंट हो, चाहे वो डीसी सीरीज हो,
चाहे वो डीसी कंपाउंड हो, इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं, डिस्कशन अगर इस पे चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो। शॉर्ट में मैं अभी ये बता देता हूँ, किसी भी मोटर में क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो फील्ड करंट होता है, ठीक है, मतलब क्षेत्र का करंट होता है, दूसरा आर्मेचर का करंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें से अगर आपको दिशा बदलनी है तो कोई भी एक की बदलो। अगर कोई भी एक की दिशा बदल रही है तब तो आपकी दिशा बदलेगी, लेकिन अगर दोनों की अगर आप दिशा बदल दोगे तो आपकी क्या है कि जो घूमने की दिशा है वो सेम रहेगी। अगर आप दोनों की बदल दोगे, अगर कोई भी एक की बदलोगे तो आपकी सेम रहेगी। डिटेल में डिस्कशन वीडियो के लिए एक बार बता देना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं वीडियो को बहुत लंबा करना नहीं चाहता। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये आपकी वेबसाइट है meriiti.com, जिस पे आपको मिल रहे हैं डेली क्विज आपके सारे प्रिपरेशन के लिए। आपको सारे वीडियो कोर्स जितना भी वीडियो है वहाँ ये इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो जल्दी से। अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट को हिट करना नहीं चाहते, ऐसे कॉन्सेप्ट को अगर आप मिस करना नहीं चाहते, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।